बोर एटॉमिक मॉडल के लिमिटेशन के बाद अगली जो थ्योरी आई वो थी बाय सोमरफील्ड। तो सोमरफील्ड ने बोर की एटॉमिक थ्योरी को एक्सटेंड कर दिया, इसीलिए उसकी थ्योरी को बोला गया है बोर सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल या फिर सोमरफील्ड एक्सटेंशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। देखो जितना तक तो बोर बोल के गया था सब सही बोल के गया था, लेकिन एक पॉइंट पे जाकर के बोर अटक गया। कहां पर अटका? जब बोर को पूछा गया कि भाई आपने जो एनर्जी का कैलकुलेशन बताया था उतनी एनर्जी तो आई, लेकिन इस साथ में एक्स्ट्रा एनर्जी ये कहां से आ रही है वो बता नहीं पाया। जैसे एग्जांपल के लिए जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो मान लीजिए वो 5000 एंगस्ट्रॉम की वेव उसको रिलीज करनी थी, किया उसने रिलीज, हमने कैलकुलेट किया था कि 5000 के रिलीज करेगा, उसने 5000 के रिलीज करी, लेकिन ये 5000 के साथ ये 5005 ये कहां से आया? 5000 तो चलो आना चाहिए था, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है 5005 ये कहां से आ रहा है? तो इस चीज को बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो सोमरफील्ड ने पहली बार सब ऑर्बिट नाम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। उसने क्या बोला कि भाई देखो जब आप कहते हो कि इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से सेकंड में आया तो वो एनर्जी रिलीज किया, लेकिन आप ये भी तो देखो कि वो जो थर्ड ऑर्बिट से आया है तो थर्ड ऑर्बिट के अंदर किस सब ऑर्बिट से आया होगा, उसकी वजह से भी एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो क्रिएट होता है। कहने का मतलब है, जरा देखिए इस चीज को, ये न्यूक्लियस है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज द सेकंड ऑर्बिट एंड दिस इज द थर्ड ऑर्बिट। ओके, ये जो है ये यहां पर थर्ड ऑर्बिट है। ओके, अब जब आप बोलते हो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप किया, ये देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप किया थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में, तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करनी चाहिए थी। कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी? लेट्स से कि 5000 एंगस्ट्रॉम के इक्विवेलेंट एनर्जी रिलीज करनी चाहिए थी। लेकिन जब आप थर्ड ऑर्बिट को जूम करेंगे, चलो जूम करते हैं, तो जूम करने के बाद आपको मालूम पड़ेगा, ये देखिए जूम करने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि एक्चुअली थर्ड ऑर्बिट जो है उसमें सब ऑर्बिट है, ये जो थर्ड ऑर्बिट है इसमें भी सब ऑर्बिट है, और बाद में जाकर के उसको नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? जो पहला वाला है उसको S नाम दिया गया, दूसरे वाले को P और तीसरे वाले को D नाम दिया गया। ठीक है, मतलब ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं? सब ऑर्बिट। अब आप नोट करिए कि अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड वाले के S में से जंप करेगा, जरा नोट करो यहां पर, अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड वाले के S में से जंप करेगा n इक्वल टू 2 में, तो एनर्जी का डिफरेंस कम है, एनर्जी का डिफरेंस कम है, और अगर एनर्जी का डिफरेंस कम होगा तो जो वेवलेंथ बन के आएगी वो ज्यादा आएगी। इसी वजह से आपको यहां पर 5005 एंगस्ट्रॉम की एनर्जी मिल रही है। ओके, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड वाले के P में से जंप करेगा तो एनर्जी का गैप ज्यादा है। ओके, अगर थर्ड वाले के P में से जंप करेगा किसमें? n इक्वल टू 2 में, तो एनर्जी का गैप ज्यादा है। अगर एनर्जी का गैप ज्यादा है, एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा है, तो वेवलेंथ को कम हो जाना चाहिए। ओके, तो कम हो जाने के बाद कितना? लेट्स से 5000 एंगस्ट्रॉम उसने रिलीज किया। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन थर्ड वाले के D में से जंप करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड वाले के D में से जंप करेगा n इक्वल टू 2 में, तो ऐसे में वो जो एनर्जी रिलीज करेगा उसका वो ज्यादा होगा, मतलब क्योंकि गैप ज्यादा है ना। अब 3D में से देखो, 3D कौन सा है? बाहर वाला ऑर्बिट है कि नहीं? ये देखिए ये जो 3D है ये बाहर वाला ऑर्बिट है, तो बाहर से 2 में जंप कर रहा है, 3D में से डिफरेंस ज्यादा है। अगर एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होगा, अगर एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो जो वेवलेंथ आएगी वो कम होगी। तो यहां पर 4995 एंगस्ट्रॉम की एनर्जी रिलीज हो रही है, राइट। तो उसका कहना यही था सोमरफील्ड का कि आपको लगता था कि एक ही ऑर्बिट है और वहीं से सब आ रहा है, नहीं भाई, ऑर्बिट के अंदर भी सब ऑर्बिट होते हैं। तो जो नजदीकी वाला ऑर्बिट होगा वहां से जंप करेगा तो कुछ और एनर्जी आएगी, सेकंड वाले ऑर्बिट में, मतलब सेकंड वाले सब ऑर्बिट में से करेगा, जैसे मान लीजिए S में से कर रहा है जंप, तो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कम निकल के आएगा। P में से करेगा तो ज्यादा डिफरेंस, और D में से करेगा तो और ज्यादा डिफरेंस। तो याद रखिए ये जो था सोमरफील्ड ने पहली बार सब ऑर्बिट के बारे में बताया। ठीक है, इसने सब ऑर्बिट के बारे में बताया, वरना अब तक तो क्या लग रहा था कि बस ऑर्बिट ही होते हैं। आप एक चीज खुद सोच के देखो, एक कॉमन सेंस वाली बात सोच के देखो कि अगर सिर्फ ऑर्बिट होता, ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट नहीं होते, तो ऐसे में क्या इलेक्ट्रॉनों को टकराना नहीं चाहिए था आपस में? क्या इलेक्ट्रॉनों को टकराना नहीं चाहिए था? मान लीजिए अगर एक ही रास्ता ही है, तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉनों को टकराना नहीं चाहिए था? पक्का उस ऑर्बिट के अंदर अलग अलग सब ऑर्बिट होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसी वजह से शायद वो टकरा नहीं रहे होंगे। हाँ, वैसे कई लोगों के दिमाग में एक चीज जरूर आएगी कि सर क्यों टकराएंगे, वैसे भी नेगेटिव रिपेल ईच अदर ना, तो क्यों टकराएंगे? ठीक है, ओके, ये लॉजिक भी आपका सही है, बस जस्ट एक समझने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट होते हैं, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन उन सब ऑर्बिट में भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इस वजह से उनके आपस में इंटरफेयर करने के चांसेस काफी कम होते हैं। ऑलराइट, अच्छा, तो मैं चाहूं तो इसको यहां पर ये लिख सकता हूं, बोर एटॉमिक मॉडल को लेकर के ही सजेस्टेड, क्या सजेस्टेड? दैट एनर्जी डिफरेंस, ही सजेस्टेड दैट एनर्जी डिफरेंस was due to
सब ऑर्बिट, ये जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है ना, ये था बिकॉज ऑफ सब ऑर्बिट। और ये जो सब ऑर्बिट हैं, ये जो सब ऑर्बिट हैं, ये विच कैन बी, ये जो सब ऑर्बिट हैं ये सर्कुलर भी हो सकते हैं और इलिप्टिकल भी हो सकते हैं, सर्कुलर और इलिप्टिकल। इससे पहले जो बोर बोलता था, बोर क्या बोलता था कि जो ऑर्बिट होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर होते हैं। लेकिन सोमरफेल्ड ने बताया कि भाई जो ऑर्बिट होते हैं ना वो इलिप्टिकल भी हो सकते हैं एंड सर्कुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन है अगर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करें तो जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगी वही लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होगी। सबसे पहले तो देखिए ये इलिप्टिकल होता क्या है, जरा नोट करिए यहां पर। देखिए ये न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस, ऑलराइट। और अगर इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा घूम रहा है तो ये क्या है, सर्कुलर। ओके, थोड़ा डायग्राम मेरा वैसा है, लेकिन ये देखिए दिस इज द सर्कुलर, राइट। लेकिन अगर कोई ऐसा घूमे, ये देखिए ये वाला ट्रैक ले ले, तो ये क्या है, इलिप्टिकल है। तो आप यहां पर नोटिस करो सर्कुलर में मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस सेम है। जब हम बात करते हैं ना सर्कुलर की, तो सर्कुलर में क्या होता है कि जो मेजर एक्सिस होता है इज इक्वल टू माइनर एक्सिस, मेजर एंड माइनर एक्सिस सेम होता है। जरा नोट करो कि क्या हर जगह रेडियस सेम होता है, इसीलिए सर्कुलर में मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस सेम होते हैं। लेकिन अगर वही चीज आप इसका बोलें, इलिप्टिकल का बोलें, तो जरा इलिप्टिकल का नोट करिए। ये देखिए ये इलिप्टिकल का मेजर एक्सिस है और ये इलिप्टिकल का माइनर एक्सिस है। तो इलिप्टिकल में मेजर एक्सिस जो होता है ऑब्वियसली वो बड़ा होगा किससे, माइनर एक्सिस से, ठीक है, माइनर एक्सिस से। तो सोमरफेल्ड का कहना यह था कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में भी घूमते हैं एज वेल एज इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी घूमते हैं। ओके, अब सर्कुलर ऑर्बिट की अगर हम लोग बात करें, सर्कुलर ऑर्बिट, फॉर सर्कुलर ऑर्बिट में क्या होता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, mvr, ये nh2 पाई के बराबर होता है। और ये बात किसने बोली थी, ये एक्चुअली बोर ने बोली थी। ये किसने बोली थी, ये बोर ने बोली थी। क्योंकि जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो सिर्फ एंगल बदलता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, सिर्फ एंगल बदलता है, ओनली एंगल चेंजेस। कब, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। देखो जरा इधर देखो, ये एक डायग्राम से आपको समझाता हूं मैं। ये इस डायग्राम को देखिए, ये लेट से एक न्यूक्लियस है और ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है। यहां पर आपको दो कंपोनेंट दिखाई देंगे, एक ये रेडियस वाला कंपोनेंट है एंड दूसरा एंगल वाला कंपोनेंट है। ओके, तो अब यहां पर देखिए, ये देखिए ये जो एंगल है लेट से ये φ1 है। थोड़ी देर बाद जब इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचा तो यही एंगल अब क्या हो गया, φ2 हो गया, है कि नहीं। ये देख रहे हो क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। एक टायर है जब वो घूमेगा खट 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 तो क्या एंगल बढ़ता जा रहा है ना, एंगल चेंज होता जा रहा है। तो याद रखिएगा जब भी कोई चीज सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है तो ये जो φ होता है ना, φ बदलता है, ये जो φ है φ बदलता है। φ को आप एक हिसाब से ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पकड़ लो एक सिंप्लिसिटी के लिए, ये जो एंगल है ना, एंगल डिस्प्लेसमेंट, ये पकड़ लो आप, ठीक है, 5 चेंजेस। जबकि ये जो रेडियस होता है, रेडियस इज कांस्टेंट, यहां पर जो रेडियस है ये क्या है, रेडियस इज कांस्टेंट। ओके, तो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम इज nh/2 पाई, जो बोर ने भी कहा था और ये भी बोल रहा है। देखो इसका क्या कहना था सोमरफेल्ड का, कि आप जो कहते हो ना इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, ये हर बार नहीं है, कभी कभी वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है और कभी कभी वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। अब कभी कभी तो नहीं बोल सकते, जो सर्कुलर में घूमेगा वो सर्कुलर में घूमेगा और जो इलिप्टिकल में घूमेगा वो इलिप्टिकल में घूमेगा। तो सर्कुलर का तो सही है, लेकिन अगर हम बात करें इलिप्टिकल ऑर्बिट की, जो इलेक्ट्रॉन इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं, फॉर इलिप्टिकल ऑर्बिट, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये जो फॉर्मूला है ना mvr, ये nh पाई ना होकर के, ये nh पाई ना होकर के कुछ ऐसा बदल जाता है, nrh डिवाइडेड बाय 2 पाई प्लस n phi h डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये कुछ इस तरीके से बदल जाता है, ठीक है, ये इस बंदे ने बोला। अब आपके मन में आएगा कि व्हाट इज दिस nrh डिवाइडेड बाय 2 पाई एंड n phi h डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये जो है ना, ये nrh डिवाइडेड बाय 2 पाई, इसे बोला जाता है रेडियल कंपोनेंट। दिस इज कॉल्ड एज रेडियल कंपोनेंट। रेडियल कंपोनेंट क्यों, रेडियल कंपोनेंट क्यों, ऑब्वियसली रेडियस के साथ इसका लिंक्ड है, ठीक है। दूसरा यहां पर ये जो पार्ट है नेक्स्ट वाला, ये वाला n phi h डिवाइडेड बाय 2 पाई, दिस इज कॉल्ड एज एजुमिंथल, ठीक है, इसको बोला जाता है एजुमुथल, सॉरी AZIMUTHAL, एजुमुथल कंपोनेंट।
एजीमुथल कंपोनेंट। ठीक है, ये एजीमुथल क्या होगा ये थोड़ी देर में आप पढ़ोगे। आप 4 अलग अलग टाइप के क्वांटम नंबर पढ़ोगे, प्रिंसिपल पढ़ोगे, एजीमुथल पढ़ोगे, मैग्नेटिक पढ़ोगे एंड स्पिन पढ़ोगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इसको होल्ड करते हैं। इसका कहना था सोमरफील्ड का कि देखो mvr इक्वल टू nh/2π, ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने वालों के लिए इक्वेशन होगी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इलिप्टिकल में घूम रहे हैं उनके लिए जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो nrh/2π होगा प्लस n5h/2π होगा। मतलब उसने बेसिकली ब्रेक डाउन कर दिया। उसने क्या कर दिया? उसने ब्रेक डाउन कर दिया। अगर आप कंपेयर करो तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो मैं इक्वेशन है mvr, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता nr प्लस n5 h/2π? क्या मैं इनको ऐसा नहीं लिख सकता? तो mvr को mvr के साथ कंपेयर करो। ये लो देखो, ये mvr को mvr के साथ कंपेयर करो, है ना। उसके बाद ये h/2π को आप यहां पर h/2π के साथ कंपेयर करिए, तो यू विल नोटिस दैट कि इस केस में ये जो n की वैल्यू है n इज इक्वल टू nr प्लस n5। जरा देखिए, सर्कुलर और एलिप्टिकल का संबंध यहां पर क्या बता रखा है कि n की वैल्यू nr प्लस n5 के बराबर है। ये जो n की वैल्यू है ये nr प्लस n5 के बराबर है। थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, बट डोंट वरी, यू विल अंडरस्टैंड। एक बार पूरी कहानी क्लियर होने दो, ठीक है ना। अभी तो थ्रिलर चल रहा है, थोड़ा कहानी पूरी होने दो, यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस। तो n की वैल्यू जो है वो nr प्लस n5 के बराबर हो गई। ओके, तो इतना पार्ट यहां पर क्लियर हो गया। ओके, एक चीज और देखो जरा, अगर ये इलिप्टिकल होता तो इलिप्टिकल में 2 चीजें बदल रही होती हैं। कौन 2 चीजें? एक तो एंगल भी बदल रहा होता है। कैसे एंगल बदल रहा होता है? ये देखिए, इसको मैं एक एक्सिस मान लेता हूं, है ना, और यहां पर ये देखिए, यहां पर एंगल जो है ये φ1 है, और जब यहां पर पहुंचेगा तो ये एंगल φ2 हो जाएगा। तो जब भी कोई चीज इलिप्टिकल वे में घूम रही होती है तो यहां पर एंगल जो है एंगल बदल रहा होता है। दूसरा आर, क्या यहां पर आर भी बदल रहा है? क्या आर भी बदल रहा है? जरा देखो, जरा नोट करो, क्योंकि यहां पर देखो रेडियस अलग है। इस पॉइंट पे रेडियस r1 है, लेट्स से इस पॉइंट पे देखो रेडियस r2 है, और इस पॉइंट पे देखिए रेडियस r3 है। नोट करें ना। तो जब भी कोई चीज इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है तो एक तो एंगल कंटिन्यूअसली बदल रहा होता है, एंगल तो गोल में भी बदल रहा होता है। अगर कोई चीज गोल गोल घूमे तो भी एंगल बदल ही रहा होता है, और अगर इलिप्टिकल घूमे तो भी एंगल बदल रहा है। एंगल तो दोनों में बदल रहे हैं, लेकिन जब कोई चीज गोल घूम रहा है तो रेडियस नहीं बदलता, रेडियस इज कांस्टेंट, तो वहां पर एक ही वेरिएबल है। जबकि अगर आप इलिप्टिकल की बात करें, जो चीज इलिप्टिकल में घूम रहा है, तो वहां पर एंगल तो बदल रहा है और साथ साथ में रेडियस भी बदल रहा है। एंगल बदल रहा है, साथ साथ में रेडियस भी बदल रहा है। इसीलिए जब इस बंदे ने बोला ना कि फॉर इलिप्टिकल ऑर्बिट, तो आपको 2 कंपोनेंट यहां पर दिखाई दे रहे हैं, एक रेडियल कंपोनेंट हो गया और एक एजीमुथल कंपोनेंट हो गया। एजीमुथल कंपोनेंट में कौन आ रहा है? यहां पर n5 आ रहा है। ओके, इसलिए इस बंदे ने 2 पार्ट में इसको ब्रेक डाउन कर दिया कि सर्कुलर वाले में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, और वो कौन? एंगल। जबकि इलिप्टिकल में 2 वेरिएबल है, एंगल एज वेल एज रेडियस। इसीलिए इलिप्टिकल ऑर्बिट में इसको ब्रेक डाउन कर दिया गया, n को किसमें? nr प्लस n5 में, nr प्लस n5 में। एंड ये जो शेप ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है, शेप ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट है, देखो ये जो यहां से शेप ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट निकल के आएगा, शेप ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट जो निकल के आएगा वो डिपेंड करता है, शेप ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट डिपेंड्स ऑन, शेप ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट डिपेंड्स ऑन किस पे? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस पे। ठीक है, तो शेप ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। एक बात बताइए जरा, अगर मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस सेम हुए, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस सेम हुए, तो क्या ये सर्कल नहीं बन जाएगा? है ना, क्या ये सर्कल नहीं हो जाएगा? राइट। लेकिन अगर मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस अलग अलग होंगे तो पक्का ये इलिप्टिकल बनेगा। जैसे एक सर्कल है, सर्कल को आप दबा दो, पिचका दो, तो ये वाली लेंथ बढ़ जाएगी एंड वर्टिकल लेंथ कम हो जाएगी, तो इलिप्टिकल बन गया भाई, इलिप्टिकल बन गया। तो ये जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है, इसी को हम n डिवाइडेड बाय n5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी को हम लोग n डिवाइडेड बाय n5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड ये जो n है ना, क्या मैं इस n की जगह ये वैल्यू लिख सकता हूं, nr प्लस n5 डिवाइडेड बाय n5, मतलब कि ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है इसका जो शेप होगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट का जो शेप होगा वो होता है n डिवाइडेड बाय n5 से, n डिवाइडेड बाय n5, जिसमें n को मैं क्या लिख सकता हूं, nr प्लस n5 डिवाइडेड बाय n5, ये मैं लिख सकता हूं।
होल्ड ऑन, आप समझोगे, होल्ड ऑन, पहले देख लो, यू विल अंडरस्टैंड दिस। ओके, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, और इस एग्जांपल से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मैं तीसरे ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, मान लो मैं तीसरे ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, तो तीसरे ऑर्बिट में n का वैल्यू कितना है, 3 है ना। अगर मैं तीसरे ऑर्बिट की बात करूं तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑलराइट, अच्छा अब अगर n का वैल्यू 3 होगा तो n फाई का वैल्यू क्या होगा। अच्छा पहले चलो मैं एक रिलेशन यहां पर बता देता हूं, क्वेश्चन करने से पहले मैं इन सब का आपस में रिलेशन बता देता हूं। देखिए ये देखिए यहां पर तो मैंने एक चीज लिखी थी कि n इज इक्वल टू एन आर प्लस एन फाई, तो ये एक रिलेशन है जो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा यहां पर एन फाई का रिलेशन क्या है, तो ये जो एन फाई है ना, इसकी वैल्यू 1 से बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगी, इसकी वैल्यू n तक जाएगी, एन फाई की वैल्यू n से लेकर के 1 तक जाएगी। ठीक, कैसे अप्लाई होगा ये भी मैं आपको बताता हूं। एंड तीसरा, अगर आप एन आर की वैल्यू निकालने जाएं, एन आर की वैल्यू, तो एन आर की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू फॉर एन आर, तो एन आर विल बी n माइनस एन फाई। तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप नोटिस करो ये वाला एंड ये वाला, ये दोनों तो सेम ही हो गया ना, तो ये तीसरा वाला ऐसा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू राइट दिस। बस यही दो रिलेशन याद रखिए कि n इज इक्वल टू एन आर प्लस एन फाइव, और एन फाइव क्या होगा, 1 से लेकर के n तक होगा। अब समझिए इसको, समझिए जरा, मैंने लिखा यहां पर n इक्वल टू, मैंने यहां पर लिखा n इक्वल टू 3। ओके ओके भाई, अब अगर n इक्वल टू 3 है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n फाइव, n फाइव की वैल्यू यहां पर क्या होगी, तो n फाइव की वैल्यू 1 से 3 के बीच में होगी, तो 1 से 3 का मतलब 1 2 3 है ना, ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू कितनी होगी, 1 2 3, दिस वैल्यू विल बी 1 2 3। अगर ये वैल्यू 1 2 3 है तो इस हिसाब से मुझे बताएं कि ये एन आर की वैल्यू क्या होगी, एन आर की वैल्यू, तो एन आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, एन में से एन फाइव माइनस कर दीजिए, तो 3 में से 1 माइनस करूंगा तो क्या आएगा 0, 3 में से 2 माइनस करूंगा तो 1, 3 एक सेकेंड सॉरी 3 में से 0 माइनस किया तो 3 होगा, 3 में से 2 माइनस किया तो 3 में से, अरे ये मैं क्या लिख रहा हूं सॉरी, 3 में से 1 माइनस किया तो ये 2 बनता है, 3 में से 2 माइनस किया तो ये 1 बनता है, 3 में से 3 माइनस किया तो ये 0 बनता है। ओके, तो एक रिलेशन तो ये आपने क्लियर कर लिया कि n जो है वो एन आर प्लस एन फाइव के बराबर है और एन फाइव 1 से लेकर के n के बराबर है। ओके, अब सुनो यहां पर, अब सुनिए, ये जो शेप ऑफ ऑर्बिट यहां पर आपको बता रखा था, शेप ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट, क्या बता रखा है यहां पर शेप में, तो ये देखिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो एक काम करता हूं मैं, मेजर एक्सिस, ये देखिए ये जो मेजर एक्सिस है इसको मैं कैपिटल M से दिखाता हूं और माइनर एक्सिस को स्मॉल m से। ओके, तो जरा नोट करना यहां पर कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इक्वल टू, फॉर्मूला देखिए n डिवाइडेड बाय n फाइव, तो n यहां पर क्या है 3, डिवाइडेड बाय n फाइव क्या है 1, तो 3 डिवाइडेड बाय 1 क्या होता है 3 होता है। तो देखिए मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस के 3 टाइम्स है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा, राइट, और ये क्या बना इलिप्टिकल, इलिप्टिकल, ये जो ऑर्बिट बना इसका शेप क्या है इलिप्टिकल। दूसरा देखिए यहां पर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये देखो ये फॉर्मूला लिखा है ना, यही कर रहा हूं मैं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बाय लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये क्या बनेगा, तो मेजर एक्सिस, तो यहां पर कैप n है तो n की वैल्यू 3 है, डिवाइडेड बाय n5, अब मैं n5 की ये सेकंड वैल्यू लूंगा डिवाइडेड बाय 2, मैं एक एक करके लूंगा, एक बार इस n की वैल्यू 3 को 1 से डिवाइड करूंगा तो 3 बाय 1 3, एक बार 3 को 2 से डिवाइड करूंगा 3 बाय 2 कितना होता है 1.5। इसका मतलब बना तो अभी भी इलिप्स बना, लेकिन ये इलिप्स थोड़ा इस टाइप का होगा, जो इलिप्स है ना ये थोड़ा इस टाइप का होगा, अभी भी आपको इलिप्टिकल पाथ ही मिल रहा है, राइट। एंड द थर्ड वन इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इट विल बिकम एज 3 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 डिवाइडेड बाय 3 क्या होता है 1, तो मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस का रेशियो 1 का है, इसका मतलब जो मेजर एक्सिस का लेंथ है वही माइनर एक्सिस का है। अब ये बना परफेक्ट सर्कल, नाउ दिस बिकम परफेक्ट सर्कल, नाउ दिस बिकम परफेक्ट सर्कल। तो इससे पता क्या चलता है जरा समझिएगा, इससे पता क्या चलता है, पता यह चलता है कि अगर मैं तीसरे ऑर्बिट की बात करूं, अगर मैं तीसरे ऑर्बिट की बात करूं तो तीसरे ऑर्बिट में 3 सब ऑर्बिट हैं, तीसरे ऑर्बिट में ध्यान रखिए, तीसरे ऑर्बिट में 3 सब ऑर्बिट हैं, उसमें से 2 सब ऑर्बिट इलिप्टिकल हैं और 1 सर्कल है।
तो आज तक आपको ऐसा लगता था कि ये न्यूक्लियस है एंड दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज द सेकंड ऑर्बिट एंड दिस इज द थर्ड ऑर्बिट, ऐसे लगता था कि ये थर्ड ऑर्बिट है। लेकिन अब आपको ये पता चल गया है कि ये जो थर्ड ऑर्बिट है ना, असल में इसके अंदर 3 सब ऑर्बिट है, जिसमें से 2 इलिप्टिकल हैं और एक क्या है, सर्कुलर। ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर मैं आपको करवाता हूं। मान लीजिए हम 4 की बात करते हैं, चौथे ऑर्बिट की बात करते हैं, चौथे की बात करते हैं। तो यहां पर n की वैल्यू अगर 4 होगी तो n5 की वैल्यू क्या होगी? अगर n की वैल्यू 4 है, मैं चौथे ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, n का वैल्यू 4 है तो n5 क्या होगा? 1 2 3 4 होगा। nr की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता है ना। तो एक बार यहां पर देखिए, एक बार 4 डिवाइडेड बाय 1 होगा, एक बार 4 बाय 1 होगा, मेजर बाय माइनर 4 बाय 1, दैट मींस 4 आएगा, इलिप्टिकल। दूसरा एक बार 4 डिवाइडेड बाय 2 होगा तो 2 आएगा, अगेन इलिप्टिकल। तीसरा 4 डिवाइडेड बाय 3 होगा तो जो भी इसका वैल्यू आएगा है तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग ना, मतलब 1.3 आएगा, अगेन इलिप्टिकल ही होगा। और एक बार आएगा 4 बाय 4, 4 बाय 4 क्या होगा? 1, मतलब ये क्या होगा? सर्कुलर होगा। इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि चौथे ऑर्बिट में 4 सब ऑर्बिट होते हैं, चौथे ऑर्बिट में 4 सब ऑर्बिट होते हैं, चौथे ऑर्बिट में 4 सब ऑर्बिट होते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज? चौथे ऑर्बिट में 4 सब ऑर्बिट होते हैं। तो इनके जो कॉम्बिनेशन है, अगर मैं सेट के हिसाब से बनाऊं तो क्या मैं इसको 4,1 बना सकता हूं, दूसरा 4,2, तीसरा 4,3, चौथा 4,4, इसको इस वे में लिखा जा सकता है। तो ये जो है ये वाला, ये दिस इज फर्स्ट सब ऑर्बिट, ये कौन सा है? सेकंड सब ऑर्बिट, ये है थर्ड सब ऑर्बिट, ये है फोर्थ सब ऑर्बिट। सिमिलरली इसमें देखिए, तीसरे ऑर्बिट में देखिए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता था? 3,1, दूसरा 3,2, तीसरा 3,3, है ना। अच्छा, ये जो nr मैंने निकाला ना, इसकी जरूरत नहीं है, nr की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस n से रिप्रेजेंट करते थे एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस को n5 से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन 3,1, 3,2, 3,3, तो इसमें से ये जो पहला वाला है दिस इज द फर्स्ट सब ऑर्बिट, ये दूसरा वाला सेकंड सब ऑर्बिट, ये तीसरा वाला थर्ड सब ऑर्बिट, है ना। समझ में आया? अगर मैं आपसे यही पूछूं कि बताओ n इक्वल टू 2 में क्या होगा, लेट्स से कि n इक्वल टू 2 में क्या होगा, अगर n की वैल्यू 2 है तो n5 कितना होगा? व्हाट विल बी द n5? n5 होगा 1 2। तो एक कॉम्बिनेशन यहां पर ये बनेगा 2,1 का और एक कॉम्बिनेशन बनेगा 2,2 का। इसका मतलब 2,1 इज द फर्स्ट सब ऑर्बिट एंड ये क्या होगा? सेकंड सब ऑर्बिट, सेकंड सब ऑर्बिट, है ना। उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि n की वैल्यू अगर 1 है, मतलब मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, तो n5 कितना होगा? तो n5 1 ही होगा। तो यहां पर जो बन के तैयार होगा दैट विल बी 1,1 ओनली। तो इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट ऑर्बिट में ओनली 1 सब ऑर्बिट है ना, 1 सब ऑर्बिट है। देख रहे हो क्या? मॉरल ऑफ द स्टोरी जो अभी तक आपने समझी, क्या समझी जरा नोट करो। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास जो फर्स्ट ऑर्बिट है, न्यूक्लियस के पास जो फर्स्ट ऑर्बिट है, न्यूक्लियस के पास जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें एक ही सब ऑर्बिट है कि नहीं? न्यूक्लियस के पास जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसको देख लो, ये n इक्वल टू 1, इस एक्सप्रेशन को देखो, एक ही सब ऑर्बिट है ये, तो n इक्वल टू 1। सेकेंड ऑर्बिट की बात करें, सेकेंड ऑर्बिट, तो सेकेंड ऑर्बिट में 2 सब ऑर्बिट हैं। ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट में 2 सब ऑर्बिट हैं। तीसरे वाले में कितने हैं? 3। चौथे वाले में कितने होंगे? 4। क्लियर है बच्चे लोग? चौथे वाले में कितने होंगे? 4। तो ध्यान रखिए, फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही सब ऑर्बिट, सेकेंड वाले में 2 सब ऑर्बिट, तीसरे वाले में 3, चौथे वाले में 4। इस डायग्राम को मैं थोड़ा इधर बना देता हूं ताकि आप लोग को दिख जाए। दिस इज द न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही सब ऑर्बिट होता है, सेकेंड वाले में 2 होते हैं, तीसरे वाले में 3, चौथे वाले में 4। ओके, और ये कैलकुलेशन कैसे आई? ये बोर सोमरफेल्ड के एक्सटेंशन मॉडल से आई, बोर सोमरफेल्ड के एक्सटेंशन मॉडल से आई। और एक और मैं काम की बात आपको बता देता हूं, सुनिए। ये जो पहला वाला ऑर्बिट है ना, इसके अंदर एक ही सब ऑर्बिट है, इसको s बोला जाता है क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट का है, इसीलिए 1s बोला जाता है। अब देखिए, मैं बात कर रहा हूं सेकंड ऑर्बिट की, चलो मैं ऊपर ये लिख देता हूं, ठीक है, ऊपर नंबरिंग में कर देता हूं। दिस इज n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, ये पूरे के पूरे n इक्वल टू 3 के हैं, ये पूरे के पूरे n इक्वल टू 4 के हैं, ठीक है ना। अब सेकंड ऑर्बिट की बात करते हैं, तो सेकंड ऑर्बिट में इस पहले वाले को s बोला जाता है और दूसरे वाले को p बोला जाता है, ठीक है ना। याद रखिए, एक को s और एक को p, 2 हैं सेकंड वाले ऑर्बिट में, 2 सब ऑर्बिट हैं, तो पहले वाले को s नाम दिया गया, दूसरे को p नाम दिया है। अच्छा, ये नाम कहां से आए? s और p ही क्यों बोल रहे हैं हम लोग? ये नाम कहां से आए? ये अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, दूसरे सब ऑर्बिट में s और p हैं, क्योंकि ये दूसरे वाले के हैं इसलिए इनको 2s और 2p कहा जाता है।
अब तीसरे वाले पे चलते हैं, तीसरे ऑर्बिट पे चलते हैं। तीसरे ऑर्बिट में पहला वाला s, दूसरा वाला p, तीसरा वाला d, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट के हैं इसीलिए 3s 3p 3d। चौथे वाले ऑर्बिट में चलिए, चौथे वाले ऑर्बिट में पहला वाला s, p, फिर d, फिर f, क्योंकि फोर्थ ऑर्बिट के हैं तो 4s 4p 4d 4f। क्लियर है ये चीज समझ में आई? तो एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं कि ये सोमरफेल्ड क्या कहना चाहता है। बोर ने जो भी वर्कआउट किया था वो हाइड्रोजन के ऊपर किया था, ये आपको ध्यान होगा। उसने जितनी भी एक्सप्रेशंस है उसके हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, लेकिन जब आप अदर स्पीशीज का आप स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करने गए तो जो आपको चीजें मिलती थी वो थोड़ी अलग मिलती थी, वेरिएशंस में मिलती थी, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही ऑर्बिट है, वन ऑर्बिट में कोई सब ऑर्बिट है ही नहीं, इसलिए जो ये बोर कैलकुलेट करता था वही वैल्यू एग्जैक्टली आती थी। लेकिन हाइड्रोजन छोड़ करके आप अगर बाकी स्पीशीज का करने जाओ, हीलियम का, लिथियम का, बेरिलियम का, तो आपको मल्टीपल वैल्यूज मिलती थी। किसकी? एनर्जी की, जो एनर्जी रिलीज हुई है उसकी मल्टीपल वैल्यूज मिलती थी। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि 5000 एंगस्ट्रॉम मिलना चाहिए था, मिला, लेकिन एक्स्ट्रा 5005 भी मिला, एक्स्ट्रा 4995 भी मिला। ये एक्स्ट्रा क्यों आ रही है? क्योंकि ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट होते हैं। तो सोमरफेल्ड ने क्या बोला कि देखो, बोर ने कहा कि फॉर अ सर्कुलर ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम इज nh/2π, लेकिन जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन हर बार सर्कुलर ऑर्बिट में हो, इलेक्ट्रॉन इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी होता है, और इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये बनता है nr प्लस n(phi)h/2π। तो ये जो nr(h/2π) है ये क्या है? रेडियल, दिस इज कॉल्ड एज रेडियल कंपोनेंट, है ना। और जो दूसरा वाला है n(phi)h/2π, दिस इज एजिमुंथल कंपोनेंट। अब क्या होता है कि जब भी कोई इलिप्टिकल की बात करता है तो मेजर एक्सिस अलग होता है और माइनर एक्सिस अलग होता है। मेजर एक्सिस अलग, माइनर एक्सिस अलग, इन्हीं दोनों की लेंथ की वजह से डिसाइड होता है कि वो पाथ सर्कुलर रहेगा या फिर इलिप्टिकल रहेगा। इन्हीं दोनों की वजह से, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस से पता चलता है कि जो पाथ है वो सर्कुलर रहेगा या फिर इलिप्टिकल रहेगा। सर्कुलर के लिए क्या कंडीशन थी कि व्हेनेवर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल, आई मीन टू से इक्वल कब होगा? जब दोनों को डिवाइड करोगे रिजल्ट 1 आएगा, तब वो सर्कुलर बनेगा। लेकिन अगर 1 को छोड़ के कुछ और है तो मतलब इलिप्टिकल है। और इसने ये भी बता दिया कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कैसे कैलकुलेट करना है। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इक्वल टू n, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस n(phi), तो n को n(phi) से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा, है ना। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया n की वैल्यू 3, तो यहां पर 3 डाल दो, 3 के इक्विवेलेंट n(phi) कितना होगा? एक बार 1 डालोगे, एक बार 2 डालोगे, एक बार 3 डालोगे, तो कॉम्बिनेशन क्या बना? 3 1 3 2 3 3। और इसी वजह से थर्ड ऑर्बिट में 3 सब ऑर्बिट क्रिएट हो गए। जब n की वैल्यू आपने 4 डाली, तो n(phi) कितना होगा? 1 2 3 4। तो 4 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो एक कॉम्बिनेशन ये बनेगा 4 डिवाइडेड बाय 1, दैट मींस 4 1 का कॉम्बिनेशन, दूसरा 4 बाय 2 मतलब 4 2 का कॉम्बिनेशन, तीसरा 4 बाय 3 4 3 का कॉम्बिनेशन, चौथा 4 बाय 4 4,4 का कॉम्बिनेशन। तो चौथे ऑर्बिट में 4 सब ऑर्बिट हैं। उसी तरीके से पांचवें में कितने होंगे? 5, छठवें में कितने होंगे? 6। समझ गए बात को? तो जो पहले ऑर्बिट में एक ही सब ऑर्बिट, दूसरे ऑर्बिट में 2 सब ऑर्बिट, तीसरे ऑर्बिट में 3 सब ऑर्बिट, चौथे ऑर्बिट में 4 सब ऑर्बिट एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो ऑर्बिट में ये जो सब ऑर्बिट है इनको भी नाम दिया गया है SPDF। तो पहला वाला जो होगा वो S होगा, दूसरा वाला P होगा, तीसरा वाला D होगा, चौथा वाला F होगा। आगे आगे बढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि F तक ही एनफ है। जब आप पीरियोडिक टेबल में भरते हैं ना, आपके मन में आएगा कि सर चौथे ऑर्बिट में SPDF, ओके सर हमने SPDF सुना है। अगर जिसमें पांचों होगा, जैसे मैं पांचवें ऑर्बिट की बात करूं तो पांचवें ऑर्बिट में तो 5 सब ऑर्बिट होने चाहिए। क्या 5 सब ऑर्बिट है? यस है। तो पांचवें का नाम क्या है? पहले का तो S हो गया, दूसरे का P, फिर D, फिर F, अगला क्या होगा? फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि उतने तक जाएगा ही नहीं, भरेगा ही नहीं। मैं अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा एंड यू विल रियलाइज कि यार F के आगे तो बढ़ ही नहीं रहा है। F तक सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो भर चुके हैं, उसके बाद जो है वो आगे भरता ही नहीं है। ठीक है ना। तो बस SPDF 4 तक ही एनफ है, 4 तक ही एनफ है। ऑलराइट, तो ये था सोमरफील्ड का एक्सटेंशन मॉडल। एक और बात जरा यहां पर देख लीजिए, कई बार आप बुक्स में एक डायग्राम देखेंगे, वो भी मैं चलो यहां पर बना देता हूं। देखिए ये जो मैं इसी के लिए बनाता हूं, ये जो है ना यहां पर वैल्यू दी है ना n = 4, ये मैं डायग्राम इसी के लिए बना रहा हूं, ठीक है, जरा नोट करना। तो एक कॉम्बिनेशन जो है वो कौन सा है? 4 1 का कॉम्बिनेशन, एक 4 2 का, एक 4 3 का और एक 4 4 का। और आप जानते हैं कि ये जो 4 4 का कॉम्बिनेशन है ये सर्कुलर बनाएगा, जबकि 4 3 का कॉम्बिनेशन इलिप्टिकल, 4 2 का इलिप्टिकल एंड 4 1 का भी इलिप्टिकल। तो चलो इसका डायग्राम देखो कैसा बनता है। ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना। तो ये जो सर्कुलर वाला है 4 4, इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा,
ये है 4-4 वाला कॉम्बिनेशन। 4-3 वाला कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बनेगा, जो 4-3 वाला कॉम्बिनेशन है दिस विल बिकम लाइक दिस। 4-2 वाला कॉम्बिनेशन ये बनेगा कुछ ऐसा, एंड 4-1 वाला ये और लंबा, ठीक है ना। ऐसा क्यों, ये देखिए ये 4-4 वाला कॉम्बिनेशन ऐसा बनाएगा, ये 4-3 वाला, ये 4-2 वाला, एंड ये लास्ट वाला 4-1 वाला। तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा क्यों बना है आपको समझ में आ ही गया होगा। 4-4 माइनर मेजर सेम, इसलिए परफेक्ट गोल। 4-3 मेजर जो है वो बड़ा है पर इतना भी बड़ा नहीं है, 4 और 3 में सिर्फ 1 यूनिट का फर्क है, इसलिए सेकंड वाला कुछ ऐसा है। थर्ड वाला देखिए 4-2 मतलब मेजर डबल है माइनर से, इसलिए थोड़ा लंबा खींच गया, एंड 4-1 वाला भाई और लंबा खींच गया, ठीक है, ये और लंबा खींच गया। समझ में आया? दैट्स ऑल।